जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें सुपर टेट के जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 एग्जामों में, उनसे चर्चा शुरू करके फिर एक नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक होगा हिंदी का वर्णमाला। और आपको ये कोशिश करेंगे बताने की कि किस तरीके से हिंदी में पढ़ी गई सारी चीजें आपको संस्कृत में भी पूरी हेल्प करेगी, चाहे वो सुपर टेट के एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेबस हो या फिर यूपी टेट का संस्कृत का सिलेबस हो। तो पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं और चर्चा के साथ साथ में फिर हम अपने टॉपिक को आज करेंगे स्टार्ट। तो ये जो सिलेबस है आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत प्रश्नों के जो प्रकार है वो 150 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे अब की बार फिर सुपर टेट के अंदर। तो सुपर टेट के एग्जाम की आपको ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी कंडीशन में अक्टूबर नवंबर से पहले कोई पॉसिबिलिटी सुपर टेट के एग्जाम की नहीं है। नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा उन सब को दूर करके आप ये मान के चलो कि 2023 के अंदर एक भर्ती होगी, ठीक है, सुपर टेट की। उसकी तैयारी आपकी है या नहीं है, मुद्दा ये है। क्योंकि जब भर्ती आएगी तो स्वाभाविक बात है टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ जब आप बिना तैयारी सिलेबस को कंप्लीट करके आप नहीं जाओगे तो मौका भी आपके हाथ से निकल जाएगा। सीटें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नोटिफिकेशन भी आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, पेपर भी होगा, लेकिन क्या हम उस चीज के लिए पहले से तैयार है या नहीं है, मुद्दा यहाँ पर यह है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत क्लियर लिखा हुआ है लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद साइंस मैथमेटिक्स एनवायरमेंट सोशल स्टडीज, ये 12वीं का लेवल रहेगा। भाषा हिंदी अंग्रेजी विज्ञान गणित पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन, ये सारे के सारे क्या है आपके सारे 12वीं के लेवल है, यानी कि 12th लेवल का स्तर आपका यहाँ पे ये रहेगा। तो इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है शिक्षण कौशल यहाँ पे दूसरे सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंध व अभिवृत्ति, ये डीएलएड पाठ्यक्रम में बार बार पहले भी आपको बता रहा था कि अब की बार पिछली बार भी बच्चों ने यही गलती की है कि डीएलएड जिसको आप बीटीसी कहते हो, ठीक है, उसके जो सेमेस्टर के जो पेपर है अलग अलग वो आपको देखना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वहां से ही टोटली हमारे सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी सुपर टेट वालों के लिए तीनों ही लैंग्वेज कंपलसरी है। हालांकि आप यूपी टेट में भी अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट है तो आप इंग्लिश की जगह संस्कृत लैंग्वेज ले सकते हो। तो यहाँ व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा, ऐसे ही इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और कम्प्रीहेंशन आएगा। तो ये थे, और ऐसे संस्कृत के अंतर्गत भी है। तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक नहीं दिए हैं, इसके अंदर उन्होंने दे दिया ग्रामर में अब बहुत सारे टॉपिक है, वो कुछ भी पूछ ले। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है अपठित है, यानी कि पढ़ा हुआ नहीं आएगा, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक पढ़ने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनको कैसे करेंगे, इनके आधार पे कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछते हैं गद्यांश और पद्यांश के आधार पे, वो आपको यहाँ जरूर समझना है। इसके बाद साइंस के अंतर्गत कुछ टॉपिक दिए हैं, ये सारे के सारे जो सिलेबस है सुपर टेट और यूपी टेट के मैं कैटेगरी में मेंशन करवा दूंगा। जो नोट्स वाली कैटेगरी है उसमें आपको कल तक ये सिलेबस मिल जाएगा, और सिलेबस के साथ साथ कुछ और हिंदी और संस्कृत की कैटेगरी में संस्कृत की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो भी आप यूपी टेट में पढ़ रहे हो वही लगभग 55% में सुपर टेट के अंदर वे तमाम चीजें हैं, ताकि आप एक पंथ दो काज करो। मेरा बताने के पीछे पर्पज यही है। और जो सुपर टेट वाले बच्चे हैं उनको मेरी ये सलाह है दोबारा से कि आप यूपी टेट जरूर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें जो अच्छा स्कोर अगर आ गया आपका तो वही आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा। ये आपका मैथ का सिलेबस है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, बाकी मुझे यहाँ ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक वाइज यहाँ पे चीजों को देखना है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे आप पढ़ोगे, कौन सी बुक्स होगी जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा उस चीज की। तो कुल मिला के मैं इसीलिए लेके आया कि ये ना समझे कि केवल इसमें हम यूपी टेट को ही टारगेट करेंगे। हम यूपी टेट के साथ साथ आपको सुपर टेट की भी तैयारी हम इसी के साथ साथ यहाँ पे करा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों,
ये इसका हिस्सा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ 55% सिलेबस आपका दोनों का इक्वल है, ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट का। और लैंग्वेज के मामले में तो ये मान के चलो आप 100% इक्वल है, ठीक है। जो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं हिंदी और संस्कृत की, तो जो यूपी टेट में पढ़ना है आपको, उसके लिए सुपर टेट में भी पढ़ना पड़ेगा। बस सुपर टेट के लिए थोड़ा सा लेवल आपको ऊपर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये यूपी टेट का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सुपर टेट के लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज है जो आपको थोड़ा सा अलग एफर्ट से लगाएंगे, और उसमें वहां पे जो भी टीचर है वो यहाँ से क्वेश्चन लेंगे। अब बात करते हैं संस्कृत का जो सिलेबस है हमारा, वो संस्कृत का सिलेबस क्या है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट अभी भी है, उस दिन भी थे जब मैंने फ्राइडे को आपकी क्लास से ली थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सर संस्कृत का हम ले लैंग्वेज या नहीं ले, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है किसी भी लैंग्वेज को चुनने के लिए कि उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सोल्व करके आप देखो उसमें आप परफॉर्मेंस क्या कर रहे हो। दूसरा फिर उसका सिलेबस देखो कि पहले से आप कितना उसमें जानते हैं और कितना आप उसमें जो है और बाकी पढ़ना आपको है। तो संस्कृत का डिसीजन लेने के लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प ये कर सकता हूं कि ये जो सिलेबस है पहले ये दिखा देते हैं। अभी मैं केवल इस सप्ताह यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लास लूंगा वो केवल और केवल हिंदी की लूंगा, लेकिन अगले सप्ताह से बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन संस्कृत और फिर आपका जो है 4 दिन हिंदी का आपका रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस पूरे सप्ताह मंडे टू फ्राइडे का मेरा जो शेड्यूल है 9:45 से लेके 11 बजे तक वो केवल और केवल हिंदी का होगा। अगले सप्ताह से तमाम वे बच्चे जो संस्कृत को यूपी टेट में लेंगे या सुपर टेट में, जिनको तो लेना ही है, वो तो वहां पे कंपलसरी है संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की सुपर टेट में, तो उसकी क्लास से सप्ताह में केवल 2 दिन होगी। या तो मैं फ्राइडे सैटरडे का शेड्यूल रखूंगा या फिर थर्सडे फ्राइडे रखेंगे, 3 दिन हिंदी पढ़ लेंगे और 2 दिन आपके संस्कृत। तो ये रहेगा आपका अगले सप्ताह से। इस सप्ताह केवल हम हिंदी पे चर्चा करेंगे। तो वर्णमाला है, ठीक है, महेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार है, वर्णों का उच्चारण स्थान, ये मैं अपने आप बना के नहीं लाया हूं, जो उन्होंने दिया है यूपी टेट का सिलेबस, ये संस्कृत का वो सिलेबस है। वर्णों का अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है, व्याकरण की प्रचित संज्ञाएं परिभाषाएं, गुण वृद्धि हर्ष दीर्घ फलुत अनुनासिक लिंग वचन पुरुष विभक्ति कारक गण और लकार, ये आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। संधि में 3 संधि हो गई, समास है, कारक है, प्रत्यय के अंदर यहाँ पे प्रत्यय खुद दिए हैं, इनके अलावा वो पूछेगा नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, लेकिन जो सिलेबस में दिए हैं आपको केवल वही पढ़ने हैं। उपसर्ग अव्यय पर्यायवाची विलोम शब्द वाच्य परिवर्तन, ठीक है, इसके साथ शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, घर परिवार परिवेश पशु पक्षी घरेलू उपयोगी वस्तुओं के संस्कृत में नाम, और फिर शब्द रूप में केवल यही पढ़ने हैं जो दिए हैं, अलग इसमें भी ज्यादा नहीं करना है आपको, कुछ ही करने उसके तरीके बताएंगे। सर्वनाम के अंतर्गत ये धातु रूप संस्कृत की संख्याएं 1 से 100 तक पूछा जाता है, कवि लेखकों उनकी रचनाएं, संस्कृत की सूक्तियां, अपठित अनुच्छेद, ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। क्लियर। इसके बाद भाषा विकास व अध्यापन, ये यहाँ पर भाषा से संबंधित जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं टीचिंग से, ये इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। 6 to 8 में भी चीजें सेम है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। अपठित अनुच्छेद यहाँ पे भी आता है 6 to 8 में। मैं संस्कृत का सिलेबस बता रहा हूँ यूपी टेट का। संधि स्वर व्यंजन अव्यय समास लिंग वचन काल उपसर्ग पर्यायवाची विलोम कारक अलंकार, प्रत्ययवाच्य संज्ञाएं, निम्न शब्दों में सभी विभक्ति वचनों का ज्ञान, पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द, यहाँ पे ये क्या है हमारे शब्द रूप, इसके साथ ये क्या है हमारे सारे शब्द रूप, ये है सर्वनाम के विशेषण धातु रूप, 1 से 100 तक की संख्याएं, और इसके बाद भाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस। तो ये सब क्या थे हमारे प्यारे दोस्तों, ये है यूपी टेट का सिलेबस, जिसकी पीडीएफ कल तक आपको जो नोट्स वाली कैटेगरी है, जब आप हिंदी की क्लास खोलोगे तो वहां आपको ये हिंदी और संस्कृत तो दोनों मिलेगी। तो ये तो लैंग्वेज के रूप में आपको डिसीजन लेना है अपना, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत को एक लैंग्वेज के रूप में लेंगे इंग्लिश की जगह। हमारे यहाँ दोनों ही 3 ही लैंग्वेज की क्लास होगी, आपको ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत की कंटिन्यू क्लास होगी। शेड्यूल मैंने बता दिया है, इस पूरे सप्ताह मंडे टू फ्राइडे में केवल हिंदी कराऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह में सोमवार से लेके बुधवार हिंदी रहेगी, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन में संस्कृत की क्लास अगले सप्ताह से आपके लूंगा।
इसके साथ साथ थोड़ा सी चर्चा मुझे ये करनी है कि जो तमाम बच्चे सुपर टेट वाले हैं वो डरे ना, ठीक है, और उनकी जो तैयारी है, ठीक है, जो जो टॉपिक है उसी के आधार पे करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है संस्कृत परीक्षा तिथि 6 जनवरी 2019 को एक पेपर हुआ सुपर टेट का, और उसके अंतर्गत यहाँ पे ये श्लोक आया, इस श्लोक के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया। बड़े ही आसान क्वेश्चन संस्कृत में सुपर टेट में और यूपी टेट के अंदर आते हैं, और जितने हिंदी में आपके मार्क्स आएंगे उससे ज्यादा आपके प्यारे दोस्तों परफॉर्मेंस आप संस्कृत में कर पाओगे। तो हमें सिलेबस का सही तरीके से पता कैसे चलता है, एक तो ये चला गया कि यहाँ पे किसका क्वेश्चन आ रहा है, ये समास का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ठीक, एक तो समास का हो गया, किसके आधार पे पूछ रहा है ये, एक श्लोक के आधार पे, ठीक है। इस श्लोक का आपको अर्थ आता है या नहीं आता है? आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं, या बाकी दूसरे जो है बीसी या बीटेक करके आए हैं, फिर बीएड या बीटीसी कर लिए, तो इसका अर्थ नहीं निकालना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको टीचर बनना है। तो यहाँ संस्कृत का आपको कालिदास या भारवी या किसी भी तरह भवभूति बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको केवल शिक्षक बनना है, और वो भी प्राइमरी टीचर का शिक्षक बनना है या अपर प्राइमरी का। तो उसके लिए केवल उतनी ही नॉलेज आप लीजिए जो आपका सिलेबस है, और वहां से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को जानने की कोशिश करें। तो ये आगे आपका श्लोक, उस पे ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया समास का, फिर यहाँ पे भी इसमें समास का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर ये लकार का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। लकार का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो धातु रूप के अंतर्गत हम पढ़ते हैं लट लकार, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही भूतकाल को हम लंग लकार कहते हैं, लिट लकार हम भविष्यत काल को कहते हैं, लोट लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है, उसका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा यहाँ पे श्लोक दिया, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया, और यहाँ पे शाब्दिक अर्थ लिया क्वेश्चन में। फिर यहाँ धातु रूप में पूछ लिया, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है धातु का, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पद में विभक्ति पूछ ली वचन के साथ, इसके साथ प्रत्यय का क्वेश्चन आया है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके कब आए, 19 के अंतर्गत आए संस्कृत के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद फिर कैसे क्वेश्चन आए ये तो दे दिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो ये यही थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे अभी, ठीक है। अब दूसरा जो पेपर हुआ वो ये है, एक गद्यांश आया और इस गद्यांश के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। 10 नंबर आता है ना, एक तो पेपर वो था वो दिखाया, दूसरा पेपर आपका ये है। यहाँ पे बालिका शब्द में प्रथमा विभक्ति वचन, ठीक है, तो यानी कि ये शब्द रूप पूछ रहा है। इसके साथ में क्या है, फिर यहाँ समास पूछ रहा है, दूसरा पेपर ये था आपका। इसके साथ यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, इसके बाद यहाँ अव्यय का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे संधि का क्वेश्चन आया है, और इसके बाद में यहाँ भी संधि पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ पे विभक्ति का क्वेश्चन आया है, कारक विभक्ति। इसके बाद यहाँ ये श्लोक दे दिया, श्लोक के आधार पे क्वेश्चन। तो 2 बार पेपर हुए, एक बार 1-1 नंबर के डिस्क्रिप्टिव, एक बार ऑब्जेक्टिव, दोनों ही सुपर टेट के आपको दिखा दिए संस्कृत के, ठीक है। तो ये तो थी आपकी संस्कृत से संबंधित कुछ चर्चाएं। अब प्यारे दोस्तों इन सारी चीजों को छोड़ के अब केवल टॉपिक पे आ जाते हैं और आज पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही इन समस्याओं का हल निकलेगा, ठीक है। चलो जी, अब किसी को और कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं चीजें करता हूं शुरू। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला, और इस वर्णमाला में वर्ण जिनके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सके, जिनके खंड अर्थात टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। अक्सर वर्णों का मौखिक
रूप अर्थात जब हम केवल वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये अक्षर कहलाते हैं। जबकि इनके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि प्रत्येक वर्ण में एक साउंड आवाज होती है जिसे ध्वनि कहा जाता है। नोट वर्ण के अन्य नाम संकेत, चिन्ह, प्रतीक, अक्षर और ध्वनि। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सारी क्लासें आपको ध्यान रखना है लाइव होगी, रिकॉर्डिंग क्लासें आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि ये लाइव बैच हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ पीडीएफ हैं वो आपको मिलेगी अभी एक साथ। कुछ पीडीएफ आपको जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी सिलेबस की उसमें भी और पीडीएफ मेंशन करेंगे। तो कोशिश ये है कि शायद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यूपी टेट का जो हिंदी का जो सिलेबस है और संस्कृत का जो सिलेबस है उस सिलेबस के एक एक टॉपिक को तो हम कराएंगे ही, लेकिन साथ के साथ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दूसरे टॉपिक पर डिपेंड है और वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने उस सिलेबस को बड़ी ही अच्छी और शिद्दत के साथ कंप्लीट करें। जो सिलेबस के अंदर दिए हैं वो तो हम लेंगे, लेकिन जो टॉपिक डिपेंड है दूसरे टॉपिक पर उन पे भी हमें फोकस करना है। और पेपर के दौरान जब हमारा पेपर होगा उससे कुछ दिन पहले अगर वक्त मिलता है, सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट होती है तो फिर प्रैक्टिस पे फोकस किया जाएगा। और उसी कंडीशन या तो मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा या फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में उन चीजों को देखेंगे। तो हिंदी के मामले में ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। संस्कृत लैंग्वेज के मामले में भी आपको किसी दूसरी चीज पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते रोज धीरे धीरे आप जो चीजें अब स्टार्ट हमने की है उनसे आप फ्री होने की आदत डालो, ताकि वहां से जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें वहां से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आप बड़ी ही आराम से आंसर दो। ठीक है। बाकी देखो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है कि आप लोगों से क्या कमिटमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, मुझे इतना पता है कि एक लाइव बैच है और लाइव बैच में मैं रोज आपको 9:45 से लेकर 11 बजे जो है इस सप्ताह हिंदी पढ़ाऊंगा, अगले सप्ताह दोनों सब्जेक्ट की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो आपको
ध्यान रखना है, लगभग बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपने कभी भी ढंग से कोई चीजें कंप्लीट की नहीं है, सिर्फ किताबों का सहारा लेके आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी और जितना आपने किताबों में देखा उतना ही आपने सब कुछ मान लिया। तो कुछ बच्चों के सामने दिक्कत यहाँ पे जरूर आएगी क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको लगभग हर टॉपिक में 50% नई चीज आपको बताऊंगा जो हाल फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामों में पूछी जा रही है। क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराना नहीं है, मेरा मकसद है कि यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करके बाकी उन पर डिपेंड रहने वाले दूसरे टॉपिक को आपको समझा के मैं हिंदी सब्जेक्ट से आपको फ्री कर पाऊं, ताकि आप कोई भी एग्जाम दो तो उसके लिए आपको दोबारा से हिंदी ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टॉपिक हमारा वर्णमाला और इसमें से पहला प्रश्न बना हमारा वर्ण क्या है। तो जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सके उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। और दूसरा हमने वर्ण लिया, इसको क्या कह रहे हैं, कै कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं इस रूप में, मैं यहाँ पर इसको एक तो मैं इस रूप में लिख रहा हूं, फिर इस रूप में, फिर इसमें और फिर इसमें, तो ये मैंने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 टुकड़े हो गए, तो मैं इसको वर्ण नहीं कह सकता, मैं इसको तो कहूंगा कि ये ए है। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसके टुकड़े किए, 1 2 3 और 1 4 टुकड़े मैंने इसके कर दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सके हम उसको वर्ण कहते हैं। ये स्वर में आता है, ये व्यंजन में आता है। तो वर्ण जो होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन के रूप में, अगर वे टुकड़ों के रूप में लिखे हैं तो हम उनको वर्ण नहीं कह सकते। तो लिखते समय जो भी हम जो चिन्ह बना रहे हैं उन चिन्हों को, उनसे जो साउंड हम निकाल रहे हैं उस साउंड को हम क्या कह रहे हैं, वर्ण कह रहे हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अक्षर क्या है, वर्णों का मौखिक रूप, अर्थात जब हम केवल वर्णों का उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षर। जब हम इनको लिख रहे थे तब तक तो ये वर्ण थे, क्योंकि लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। लेकिन जब हम केवल उच्चारण कर रहे हैं कै खे गे ए आ ई उ, तो ये क्या कहलाए, हमारे अक्षर कहलाए। अक्षर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो चीज कभी पैदा नहीं हुई वो नष्ट भी नहीं होती। तो जिसका क्षर ना हो, इसमें यहाँ पे मूल शब्द क्षर है और ए क्या लगा हुआ है, इसमें आगे उपसर्ग लगा हुआ है। तो क्षर का मतलब होता है कम होना, और जिसको कम न किया जा सके, जिसको नष्ट न किया जा सके, उसको कहते हैं अक्षर। क्योंकि वर्णमाला के अंदर जो हम वर्ण प्रयोग करते हैं ये किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा नहीं किए गए, बनाए नहीं गए हैं, बल्कि ये गॉड गिफ्टेड है। और जो गॉड गिफ्टेड चीज होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है, कम नहीं होती है, इसीलिए इनका दूसरा नाम अक्षर है। और दूसरा भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से, ठीक है, जिन वर्णों का जो मौखिक रूप है वो क्या कहलाता है, अक्षर। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब ये अक्षर कहलाए, जब हम इनको लिख रहे हैं तब ये क्या कहलाए, हमारे वर्ण कहलाए। ध्वनि इनका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण में एक साउंड अर्थात आवाज होती है, ठीक है, जिससे ध्वनि कहा जाता है। अब देखो इसकी ध्वनि क्या है, ए है, इसकी क्या है, ई, इसकी क्या है, ऊ, इसकी ध्वनि क्या है, री, इसकी ध्वनि कै, इसकी ध्वनि खे, इसकी क्या है। तो ये जो जितने भी मैंने वर्ण लिखे सबकी साउंड अलग अलग आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ए, ई, ऊ, री, कै, खे, गे और घे, ये सारी की सारी जो साउंड हैं ये अलग अलग आवाज के माध्यम से आप सुन पा रहे हो। तो इसी वजह से जिनको हम वर्ण कह रहे हैं, अक्षर कह रहे हैं, उन्हीं का ही एक तीसरा नाम होता है ध्वनि। और चूंकि ये जो एक संकेत है, ये संकेत हम इस रूप में लिख पा रहे हैं, इसको इस रूप में लिख पा रहे हैं, इसी वजह से इनको हम संकेत, चिन्ह, प्रतीक, अक्षर और ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो अपने आप में ये चिन्ह भी है, ये प्रतीक भी है, ठीक है, और साथ के साथ इनमें से साउंड आ रही है, ये ध्वनि भी है। इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब हम इनको बोलते हैं तो अक्षर कहते हैं और लिखे हुए रूप को इनको वर्ण कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपका ये होगा, भाषा या वाक्य की सबसे लघुत्तम
सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन होगा भाषा की सबसे बड़ी या वृहत्तम इकाई कहते हैं यूनिट को। तीसरा, भाषा की सार्थक इकाई। यहां से ये क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिलेगा तब आप इनके सही सीक्वेंस को जानोगे। सबसे पहले ध्वनि आता है, ध्वनि से अक्षर, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं, बात एक ही है। वर्ण, अक्षर, शब्दांश, शब्दांश से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध या वाक्यांश, वाक्यांश से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद, अनुच्छेद से अध्याय, अध्याय से पुस्तक, जिसको हम ग्रंथ, काव्य भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी का ही एक दूसरा नाम होता है उपवाक्य, और इसी का ही एक और नाम होता है उपसर्ग। तो यहाँ पर कई बार इनमें से कोई चार दे देगा और उसको पूछेगा कि इनका आरोही क्रम बताइए क्या है या अवरोही क्रम बताइए क्या है। तो एक तो होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी चीज को रखा जाता है, उसको कहते हैं आरोही। मैंने ये जो लिखा है ये आरोही क्रम में लिखा है। ये सब क्या है, ये सब लिखा है आरोही क्रम में। और दूसरा होता है अवरोही घटता क्रम। अगर मैं पहले पीछे से लिखूं, यहाँ पुस्तक, फिर अध्याय, फिर अनुच्छेद, वाक्य, तो वो कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो कहलाता है अवरोही क्रम। तो यहाँ सबसे छोटा इनमें ध्वनि होता है। तो जब तक ऑप्शन में ध्वनि है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई बताओ, तो सबसे छोटा क्या है, ध्वनि है, उसके बाद वर्ण है, फिर अक्षर है, फिर शब्दांश है। अब ये चारों उसने ऑप्शन में दे दिए, तो राइट आंसर जब तक ऑप्शन में ध्वनि है, ध्वनि होगा। और जब ध्वनि नहीं है तो फिर वर्ण होगा, जब वर्ण नहीं है तो फिर अक्षर होगा, अक्षर नहीं है तो शब्दांश होगा, शब्दांश नहीं है तो शब्द होगा। तो ये तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर डिसीजन लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही हो। और ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण को मानना पड़ेगा, और वर्ण भी ऑप्शन में नहीं है तो अक्षर को, अक्षर नहीं है तो शब्दांश को, शब्दांश नहीं है तो फिर दिए गए चार ऑप्शन में फिर शब्द हो जाएगा। तो जब तक ऑप्शन में ध्वनि है तो राइट आंसर क्या हो गया, ध्वनि। पहले बड़ा आसान होता था क्वेश्चनों को। क्वेश्चन यही था भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई, उसमें एक वर्ण दे दिया, एक शब्द, एक पद और एक वाक्य, चार ऑप्शन दे देता था। तो बच्चे करके आते थे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन आज की डेट में टीचिंग एग्जामों के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक ऑप्शन आपका ये होता है, दूसरा ऑप्शन आपका ये होता है, तीसरा ये होता है, और चौथा ऑप्शन होता है सभी। और ज्यादातर बच्चे सभी करके आते हैं, और वो अपने आप में गलत आंसर है, क्योंकि जब ऑप्शन में ध्वनि है तो राइट आंसर ध्वनि ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा की सबसे बड़ी वृहत्तम इकाई क्या है, इकाई का मतलब यहाँ यूनिट है, और वो इकाई है वाक्य। वो क्या है,
वाक्य। तो सबसे बड़ी या वृहत्तम का मतलब होती है बड़ी इकाई, तो यानी सबसे छोटी ध्वनि हो गई, और ये क्या है, वाक्य। अब सपोज करो उसने वाक्य ऑप्शन में नहीं दिया, उसने अनुच्छेद दे दिया, अध्याय दे दिया, तो फिर राइट आंसर अनुच्छेद है। अनुच्छेद भी नहीं है तो फिर अध्याय अर्थात चैप्टर्स है। तो एक क्वेश्चन ये भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब अर्थ वाली, तो भाषा की जो सार्थक इकाई है वो सार्थक इकाई होती है शब्द, क्योंकि वर्ण का तो मीनिंग ही नहीं होता है। ठीक है, तो सार्थक जो इकाई होगी वो क्या कहलाएगी, मान के चलो एक शब्द दे दिया, एक वर्ण दे दिया, एक पद दे दिया, एक वाक्य दे दिया, तो उसमें शब्द भाषा की क्या कहलाती है, सार्थक इकाई कहलाती है, केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से। ग्रामर वाले इस बात से सहमत नहीं है, ग्रामर वाले केवल वर्ण को ही सार्थक इकाई मानते हैं। तो ये आपको ध्यान, सार्थक का मतलब क्या होता है, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक कै लिखा, एक मैं लिखा, एक ले लिखा, अब इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इनको मैंने एक साथ लिख दिया तो ये कमल हो गया ना, इसी को सार्थकता बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं। अब कमल का फूल भी हो सकता है, कमल किसी लड़के का नाम, मेडिकल स्टोर का नाम, या किसी बुक स्टोर का नाम भी हो सकता है। तो इसका अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ, तो ये मीनिंगफुल हो गया। यहां ये मीनिंगफुल नहीं था। अब मान के चलो मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे उल्टा लिख देता हूं, ये रहा, पहले ले फिर मैं फिर क्या लिख दिया, ये मीनिंगफुल है ही नहीं, तो ये सार्थक इकाई नहीं बन सकता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, इसके बाद में बड़ी इकाई वाक्य है, और सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो क्वेश्चंस यहाँ से होंगे वो होंगे वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला के अंदर जो इसका क्रमबद्ध समूह होगा वो क्या होगा, पहले तो स्वर वर्ण आएंगे, इसके बाद में फिर व्यंजन वर्ण आएंगे, क्या आएंगे, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन में भी पहले क्या आएंगे, पहले आएंगे स्पर्श व्यंजन, पहले क्या आएंगे, स्पर्श व्यंजन आएंगे, फिर क्या आएंगे, अंतस्थ। डिक्शनरी में भी हमको इसी के आधार पे ही ढूंढना होता है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और फिर तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्रमबद्ध समूह को, जो कि हमारे स्वर है, स्वर में भी पहला स्वर क्या होगा, पहला हमारा ए है, फिर ई है, फिर ऊ है, इसका जो सीक्वेंस है, स्पर्श में पहला कै है, लास्ट वाला मैं है, अंतस्थ में पहला ये है, ये रे ले, और लास्ट वाला मैं है, ऊष्म में पहला ये वाला से, और लास्ट वाला है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्णमाला किसे कह रहे हैं हम, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कह रहे हैं, अर्थात ए से लेकर ए तक वर्णों का जो सीक्वेंस है, क्रम है, उसको हम वर्णमाला कह रहे हैं। और यही परिभाषा हमें कहाँ काम देगी, जब शब्दकोश में पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द पहले आता है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले स्वर आएंगे, फिर इसके बाद व्यंजन आएंगे, व्यंजन में पहले स्पर्श आएंगे, फिर अंतस्थ आएंगे, फिर ऊष्म आएंगे, क्योंकि परिभाषा तो यही है हमारी वर्णमाला की। और उसी के आधार पे आप इंग्लिश में भी देखते हो, पहले ए वाले शब्द, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो इसलिए यहाँ आपको इस पूरी वर्णमाला में 5 अलग अलग सेक्शन पढ़ने हैं। तो अब तक केवल एक ही सेक्शन पढ़ा है आपने, और वो पढ़ा है वर्णों के भेद। और आपको यहाँ कितने करने हैं, 5 अलग अलग सेक्शन पढ़ने हैं। तो पहला भेद है वर्ण के भेद, कितने होते हैं, 3 होते हैं।
कौन कौन से? एक होता है हमारा स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, और तीसरा होता है अयोगवाह वर्ण। अगर हम बात करें जैसे ए, व्यंजन में जैसे क, अयोगवाह में ये क्या है हमारे अयोगवाह। अब जब आप पेपर दे रहे हो 12th के बेसिक स्टैंडर्ड आपका लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, ये 12th लेवल का आपका जो सिलेबस है वहां से क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो आपने डाइट बीटीसी की है, ठीक है, तो यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें वहां आप ये नहीं कहोगे कि वहां ऑप्शन में 2 भी होगा 3 भी होगा, तो राइट आंसर 3 ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका प्रयोग कर रहे हो। इसी वजह से यहाँ वर्ण के कितने भेद हुए? 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और यही क्वेश्चन अगर प्राइमरी लेवल पे 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों को पूछा जाए तो वहां हम 2 भी मान लेंगे, क्योंकि तीसरे की नॉलेज हम उसको बाद में देते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है वर्ण के भेद आपके लेवल पे 3 ही हैं, एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन है, और तीसरा क्या है? अयोगवाह है। इसके बाद इसमें से पहला जो हमारा है वो है स्वर्ण वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र पूर्वक जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, बिना किसी की सहायता स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की हिंदी में संख्या 11 और संस्कृत में संख्या 13 होती है। संस्कृत में री और लरी
इन दो स्वर का प्रयोग 11 स्वर से अलग होता है। स्वर वर्णों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। इनमें स्वर वर्ण के जो भेद हैं वो 4 हैं। एक है मात्रा और उच्चारण समय के समय के आधार पर स्वर के भेद, और वो भेद होते हैं हमारे 3। एक भेद होता है हर्ष स्वर, दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा भेद होता है प्लुत स्वर। हम गलती यही करते हैं, जब आपसे पूछा जाता है स्वर के कितने भेद होते हैं तो आप बताते हो 3, ठीक है, जबकि आप ये बोल जाते हो कि मात्रा उच्चारण व समय के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। वहां वो आपसे स्वर के भेद पूछ रहा था। जब आपसे मात्रा व उच्चारण के आधार पे पूछा जाए तो तब राइट आंसर क्या है आपका 3 है, और जब पूछा जाए स्वर के भेद कितने हैं वो 4 हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक जो भेद होता है हमारा, जिसको हम मात्रा कह रहे हैं, वो है उच्चारण में लगने वाला समय। तो इसकी जो मात्रा होती है वो 1 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है, उसकी 3 मात्रा होती है, जिसकी वजह से इसको एक मात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। और इसका दूसरा नाम क्या है? द्विमात्रिक स्वर। इसका दूसरा नाम है द्विमात्रिक स्वर। और इसका एक और नाम है, इसका क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है। क्या है इसका? त्रिमात्रिक स्वर है। तो एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। इसमें एक, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? मूल स्वर भी कहते हैं। इसको संधि या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर। और इसको
विशाल स्वर भी कहा जाता है। ऐसे ही इसका एक नाम और है, इसको हर्ष स्वर भी कहा जाता है। सॉरी, लघु स्वर, इसको क्या कहा जाता है? लघु स्वर। और इसको बड़े स्वर भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, इसको कहा जाता है पवित्र स्वर। अब इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं जिनको हम हर्ष स्वर, एक मात्रिक, मूल स्वर, लघु स्वर कहते हैं, इसके अंदर ए, ई, उ और री, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इसके अंतर्गत जो आते हैं, जो इनसे बच गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इसके साथ में यहाँ पे ये आई, औ और एक हमारा ये वाला औ, तो ये क्या है? 7 है। ये कितनी है? 7। इसको पवित्र स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पवित्र स्वर भी कहते हैं। तो ये पवित्र स्वर के अंतर्गत जो हमारा स्वर आता है वो होता है ये ओम, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसका प्रयोग केवल कुछ रीतिकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में हिंदी के अंदर किया, अदरवाइज इसका प्रयोग, ओम का प्रयोग संस्कृत में ही होता है। बाकी इनका प्रयोग हम कर ही रहे हैं। तो 4 ये और 7 ये, तो कुल मिला के जो 11 स्वर हिंदी में होते हैं वो ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, उस यह उच्चारण के आधार पर स्वर का कौन सा भेद नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन होगा। तो एक भेद स्वर है, एक दीर्घ है, एक फ्लुत है। ये जरूरी नहीं होता है कि कई बार ऑप्शन में एक मात्रिक, द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक दे देता है और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर बताइए क्या है। तो इन चारों में से जो आया है वो सब एक मात्रिक हुआ, इनको छोड़ के जो आ गया वो द्विमात्रिक हो गया, और अकेला एक ओम क्या कहलाता है? त्रिमात्रिक। मात्रा कह रहे हैं उच्चारण में लगने वाले समय को। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ए का, तो हमने 1 सेकंड लगाई, आ का उच्चारण कर रहे हैं तो 2 सेकंड लगी, और ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो 3 सेकंड। तो उच्चारण करने में जितना समय हम इसमें लगा रहे हैं, इसका 2 गुना समय लग रहा है हमारा आ में, और 3 गुना समय जितना इसमें समय लग रहा है उसका 3 गुना समय लग रहा है हमारा ओम में। तो ये हमारा क्या कहलाया? एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, और ये कहलाया द्विमात्रिक। कई बार जरूरी नहीं होता है कि आपको हर्ष या एक मात्रिक पूछे, मूल स्वर बताइए। मूल मतलब जड़, जहां से वर्णमाला शुरू हुई, तो वो वर्णमाला की जो शुरुआत है वो इन 4 वर्णों से हुई, इसी वजह से इनको मूल स्वर कहा जाता है। जिसको हम संस्कृत में हर्ष कह रहे हैं, उसी हर्ष का तद्भव रूप क्या है? यहाँ लघु है, तो इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। तो लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक और हर्ष, ये चारों बातें एक ही हुई। ऐसे ही दीर्घ स्वर, आपने संयुक्त व्यंजन तो पढ़े हैं, लेकिन संयुक्त स्वर आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये सारे के सारे 2-2 व्यंजनों से मिलके बने हैं, इसी वजह से इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, इनको संधि स्वर कहते हैं। यही हमारे बड़े स्वर और द्विमात्रिक कहलाते हैं। अब इनसे और क्वेश्चन क्या बनेंगे? इनसे ये बनेंगे जिनको हम संधि या संयुक्त स्वर कह रहे हैं। संधि या संयुक्त स्वर क्या है? संधि या संयुक्त स्वर। इनमें से ये ध्यान रखना है, जैसे एक हमारा आ है, एक हमारा बड़ा ई है, एक हमारा बड़ा ऊ है। ये जो बनते हैं हमारे, ये ए और ए को मिला के बनता है, ये ई और ई को मिला के बनता है, और ये छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला के बनते हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सजातीय कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये सजातीय स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ही जाति से हैं, इसलिए क्या कहलाए? ये सजातीय स्वर कहलाए। इसके अलावा दूसरे जो हमारे वर्ण हैं, ये 4 वर्ण हमारे और हैं।
ये जो चार वर्ण हैं, ये कौन कौन से वर्ण हैं हमारे चार? इसमें ये ए और ई को मिला के बना, ये ए और ई को मिला के बना, ये ए और ऊ को मिला के बना। इनकी आवश्यकता आपको छंद में भी पड़ेगी, इसलिए लॉजिकली चीजों को सीखना जरूरी है। और ये ए और औ को मिला के बना। ये जो वर्ण कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं विजातीय। क्या कहलाते हैं ये विजातीय या विषम जातीय। विजातीय या विषम जातीय स्वर कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक क्या है हमारा संधि या संयुक्त स्वर है, ये सजातीय है, विजातीय या क्या है विषम जातीय स्वर। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ये एक जैसे से मिलके बने हैं इसलिए सजातीय के हैं, ये अलग अलग से मिलके बने हैं इसलिए विजातीय कहलाए। कई बार ये दे के आपसे पूछ लेगा ए और ई को मिला के क्या बनता है, ऑप्शन में ये देगा। कई बार खुद पूछ लेगा ये औ बताइए कैसे बना है, चार ऑप्शन आपको ये दे देगा। तो इनको दे के इनको पूछा जाता है, इनको दे के इनको पूछा जाता है, और इन्हीं मात्राओं के आधार पे हम छंद में भी जो मात्रिक छंद पढ़ते हैं हमें वहां इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो विजातीय स्वर और विषम जातीय स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। फिर सजातीय स्वर कितने होते हैं? तीन होते हैं। संधि और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे हमारे संयुक्त अर्थात संधि स्वर। संधि क्यों कहा गया? क्योंकि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संयुक्त क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें दो वर्णों का आपस में मेल हो रहा है, संयोग हो रहा है, इस वजह से दो वर्णों के संयोग को क्या कह रहे हैं? हम संयुक्त कह रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चंस हमारे कुछ इसके थे, ये इसके थे। इसके बाद फ्लुत त्रिमात्रिक है, जिसका प्रयोग हम एक ओम के रूप में करते हैं। तो ये भी क्या है हमारा स्वर के भेदों में से जो पहला भेद है, मात्रिक उच्चारण या समय के आधार पे स्वर के 3 भेद। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में जो दूसरा इसका भेद है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा भेद है हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। और वो कितने हैं? 2 भेद। कौन कौन सा भेद है? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। एक है वर्ताकार स्वर, दूसरा है अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। तीसरा है जिह्वा या जीभ की आकृति के जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। और वो कितने होते हैं? 3। इनमें एक भेद होता है हमारा अग्र स्वर, दूसरा भेद होता है मध्य स्वर, और तीसरा भेद होता है पच स्वर। इसके बाद फोर्थ होता है मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद। और वो होते हैं 4। इनमें
एक भेद होता है समवर्त स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध संवर्त स्वर, और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये गलत नहीं करना है बिल्कुल भी कि स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के भेद होते हैं 4, आप करके क्या आते हो 3। जब आपसे ये पूछा जाए मात्रा उच्चारण में समय के आधार पर स्वर के कितने भेद, तब आप कहोगे 3। कई बार गलती यही हो रही है, बार बार ज्यादातर बच्चे इस गलती को करते हैं। पूछा आपसे स्वर के भेद गया और बता रहे हैं आप मात्रा के आधार पे स्वर के भेद। एक भेद ये हो गया और बाकी बचे आपके 3 वे भेद। एक ओष्ठ कहते हैं होठ को, जिह्वा कहते हैं जीभ को, मुख कह रहे हैं मुंह को। यानी कि हिंदी में जो हम 11 स्वर का प्रयोग करते हैं, इन 11 स्वर को हम 4 अलग अलग जगह से उच्चारण करते समय प्रयोग में ला रहे हैं। एक तो इनमें जो समय लग रहा था, किसी में कम किसी में ज्यादा, उसके आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया। दूसरा, इनमें हमने होठ का प्रयोग किया, जैसे पै फै का हम प्रयोग करते हैं तो व्यंजनों में भी प्रयोग होता है, ऐसे ही या जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो भी उसमें ओष्ठ का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर जीभ का इस्तेमाल करते हैं उच्चारण के दौरान इन 11 स्वरों में। तो उसमें जीभ के 3 फंक्शन होते हैं, एक जीभ के आगे वाले भाग का एक्टिव होना, जीभ के बीच के भाग का एक्टिव होना और जीभ के लास्ट वाले भाग का एक्टिव होना। इसके बाद फिर मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। इनमें से एक संवर्त स्वर है, विवृत है, अर्ध संवर्त है, अर्ध विवृत है। अब जब हम यहाँ उच्चारण करते हैं प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ताकार स्वर है, इन वर्ताकार स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं। इन वर्ताकार स्वर के अंतर्गत एक तो हम ऊ का प्रयोग करेंगे, छोटे ऊ का, बड़े ऊ का, और एक हम इस वाले औ और औ का प्रयोग करेंगे। तो इन सब में हमारे जो होठ हैं वो सर्कल बनाएंगे, वो वर्त बनाएंगे। तो ऊ और ऊ से बनने वाले जो वर्ण होंगे ये कितने हो गए हमारे, ये 4 हो गए, ये वर्ताकार कहलाए। अब जो बच गए वो सारे के सारे अवर्ताकार हैं, जैसे ई बच गया, ठीक है। बड़ाई, इसके बाद में री। क्लियर। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये कितने हो गए हमारे 5 और ये कितने हैं 4, ए आ ई उ, एक बच गया हमारा ये वाले। ये सारे के सारे कहलाए हमारे अवर्ताकार स्वर। तो इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 4 है। 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 7 कितने हो गए 11। तो ये क्या कहलाए हमारे वर्ताकार। क्यों कहलाए, जब हम ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे होठ जो है वो सर्कल बना रहे हैं, और जो सर्कल बना रहे हैं उसी को वर्त कह रहे हैं। तो वर्त का आकार बनता है जिन वर्णों के उच्चारण में, वो वर्ताकार कहलाए, और जिनमें वर्त का आकार नहीं बनता है तो वो क्या कहलाए, अवर्ताकार। और आपको ये अभी बताएं कि देखो ये जो औ और औ होते हैं किससे बनते हैं। ये इसमें क्या है हमारा, इसमें ये ऊ आ रहे हैं, इसमें भी ए और ऊ है। ये कैसे बनता है, ऊ ए और ऊ को मिला के इसमें भी ऊ है। तो ऊ और ऊ से बनने वाले जो वर्ण हैं हमारे वो क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी ऊ आ गया, इसमें भी ऊ आ गया, और बड़ा जो ऊ है वो 2 छोटे ऊ से मिलके बनता है। तो जो ऊ और ऊ से बनने वाले क्या कहलाए, वर्ताकार, और बाकी सारे क्या कहलाए, अवर्ताकार। ऐसे ही जो ए वर्ण होता है हमारा वो कहलाता है हमारा मध्य स्वर। वो क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। अकेला जो ए वर्ण है इसके उच्चारण में जीभ के बिल्कुल बीच वाले भाग का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जीभ के बिल्कुल बीच वाले भाग का प्रयोग। और जब हम ई का प्रयोग कर रहे होते हैं, छोटे ई का, बड़े ई का प्रयोग, आई का प्रयोग, इसका और री का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। इनमें जीभ के आगे वाले चोंच वाले
हिस्से का हम प्रयोग करते हैं, छोटे ई, बड़े ई, ऐ, क्योंकि ये जो बनता है ए और ई से मिला के बनता है, ये ए और ऐ से मिला के बनता है, तो इनमें हम जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कहलाया अग्र स्वर। इसमें ए में जीभ के बीच वाले भाग का प्रयोग करते हैं, इसलिए कहलाया मध्य स्वर। और बाकी जो बच गए उन सब में जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग होता है। जैसे आ बच गया, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये वाला औ और ये वाला औ, ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे, ये सारे के सारे कहलाए हमारे पच स्वर, जिनमें जीभ के बाद वाले भाग का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, पच मतलब बाद, मध्य मतलब बीच, अग्र मतलब आगे। जीभ के आगे वाले भाग का इस्तेमाल किया, अग्र स्वर कहलाए। बीच वाले भाग का प्रयोग किया, मध्य स्वर कहलाए। बाद वाले भाग का प्रयोग किया, ये पच स्वर कहलाए। और कल पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों आपको संवर्त के बारे में कि संवर्त विवृत क्या होता है। मुंह का कम खुलना संवर्त, मुंह का ज्यादा खुलना स्वर वर्णों के उच्चारण में वो कहलाता है विवृत। तो इस तरीके से आपको इस पूरी वर्णमाला को 4 अलग अलग सेक्शनों में पढ़ना है, जिसमें पहला वर्ण के भेद हैं, दूसरा वर्ण के उच्चारण स्थान है, तीसरा वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग है, चौथा स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है, घोष है, घोष महाप्राण अल्पप्राण के आधार पे, और पांचवा है शब्दकोश पठन, अर्थात हिंदी डिक्शनरी में कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है और कौन सा शब्द किस शब्द से पहले आता है। इस तरीके से हम इन 5 अलग अलग सेक्शनों को सीक्वेंस में ढंग से कंप्लीट करेंगे। और यूपी टेट के लिहाज से वर्णमाला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर बार यूपी टेट में वर्णों के उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन हुआ है, वर्णों के भेद से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे जो शिद्दत के साथ पढ़ना चाहते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। यहाँ सीखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो चीज है आपके पास पहले से, उसको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पूछोगे यहाँ कमेंट बॉक्स में, तो टॉपिक कंप्लीट होने से पहले वे सारे डाउट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है ये वाला री और एक होता है ये वाला री। तो इस वाले री का जो प्रयोग है वो हम संस्कृत में करते हैं 12वें स्वर के रूप में, इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं। ऋषि में हम इस वाले री का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋचा के अंदर हम इस वाले री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रयोग किया है पितृ, इसमें ये वाला री हमने लगाया है, और हमने यहाँ प्रयोग किया है पितृण, तो ये हमने यहाँ ये वाला री लगाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृत में जो 13 स्वर होते हैं उसमें 12वां हमारा यही होता है। और इसमें अंतर क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गया, और इसके बाद इसमें ये एक और है, तो ये 2 हो गए। एक तो ये हुआ और एक इसमें ये हुआ, तो ये बड़े वाला री कहलाता है। ये जो री बनता है ये 2 छोटे री को मिला के बनता है। क्लियर? एक बच्चे का डाउट था, ये क्लियर हो गया। देखो आपको ये ध्यान रखना है, मेरी कोशिश ये है कि आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके भी कोई डाउट अगर पूछना चाहते हो, अगर कुछ बच्चे हैं जो नहीं पूछ पाते हैं या नहीं वो कमेंट कर रहे हैं, तो जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक तो उस टॉपिक में आपको बहुत सारे डाउट मिलेंगे। जब तक पूरी हिंदी नहीं पढ़ोगे तो हिंदी में आपके पास कई हजार डाउट रहेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कई हजार डाउट। लेकिन जैसे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो वे सारे डाउट भी कंप्लीट, ठीक है, वे क्लियर हो जाएंगे आपको। जैसे किसी टॉपिक में डाउट बना तो यहाँ पढ़ते समय जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक से जितनी भी आपके सामने समस्याएं हैं वो अपने आप उनका सॉल्यूशन आपको सीक्वेंस में लॉजिकली मिल जाएगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से कल फिर मिलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है इस वर्णमाला वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।